Hey everyone, this is Agraj Mishra and I welcome you to the debut episode of the Intersection Show. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारी उलझनें होती हैं जो दिखती छोटी हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करती हैं। ऐसी ही कई सारी उलझनों से आप भी सफ़र कर रहे हैं और हम भी। तो क्यों ना आप और हम मिलकर इन उलझनों को सुलझाने की कोशिश करें। शायद इस कोशिश में हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाए और कुछ नहीं तो वी नो दैट वी आर नॉट अलोन इन दिस. So let's call out those small tiny troubles and play with them a little. Let's pick a few miseries and kick them a bit. After all, not all of them would be solutionless. तो आज का मसला ये है कि 2020 was filled with so much negativity. The entire scenario instilled depression, anxiety, and fear in a lot of people. Due to this pandemic, people had so many questions. They had so many doubts. Doubts about their jobs, financial security, education, family, and even relationships. But the most unfortunate of it all was the number of suicides that kept occurring during this entire phase. According to NCRB, in 2019, इंडिया में 1,39,123 suicides हुए. 1,39,123 suicides, but फिर भी हम mental health के बारे में बात नहीं करना चाहते. Because either it is too boring or the talk itself is too depressing. But we wish to dive a little deep and talk about something that is at the base of it all, and that is mental strength. It's not about not having problems or challenges. It's about how well equipped you are to handle them. Hence, in the first episode of our podcast, we talk about developing mental strength. And to bring in the expertise on this, we went to the toughest man we know. Our first guest is a life coach, a columnist, and a politician as well. You might know him as the Chancellor of Renaissance University and the Managing Director of Renaissance Indira Group, Mr. Swapnil Kothari. In fact, let's get the episode started so that you know the man yourself. गुड इवनिंग सर. इस साल भी हम लगातार एक बात सुनते आ रहे हैं कि हम डरे हुए हैं. वी आर फियरफुल. द वर्ड डर, जॉब खो देने का डर, अपनों को खो देने का डर, एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरने का डर, कोरोना का डर. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू कि डर क्या है, व्हाट इज़ फियर और व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट और हम उसे ओवरकम कैसे करेंगे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, लेकिन आंसर उसका इतना सिंपल नहीं है. डर यानी भय. तो 3 क्वेश्चंस आपने पूछे. भय क्या है, उसका साइंस क्या है और हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन पर बात करते हैं कि भय क्या है. भय यानी भविष्य में आने वाले दुख की कल्पना. भविष्य में आने वाले दुख की कल्पना. Anticipation of any kind of pain or any kind of sorrow or any kind of unhappiness. Anticipation. अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम भविष्य में जिन दुखों के आने की कल्पना करते हैं और हमारी असल ज़िंदगी में जो दुख आते हैं वो कॉमन नहीं होते हैं. कोई भी व्यक्ति अगर 45 साल का है, 50 साल का है, वो अपने पिछले 10 सालों की, 15 सालों की यात्रा को अगर गौर से देखे तो वो पाएगा कि जिन चीज़ों से वो डरता रहा और जिन चीज़ों ने असल में उसे दुख पहुंचाया वो सेम नहीं है. 5% 10% सेम हो सकती हैं, लेकिन लार्जर परसेंटेज सेम नहीं है. मैं और सिंप्लीफाई करके बता देना चाहता हूं. जैसे एक आदमी जीवन भर डरता रहा कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है और मुझे कार्डियक प्रॉब्लम होगी. जब मैं 60-65 साल का हो जाऊंगा तो मुझे कार्डियक प्रॉब्लम हो, और फाइनली जब वो 65 साल का होता है तो उसे आर्थराइटिस होता है. राइट. अब जिस कारण से उसे दुख हो रहा है वो अलग है और जीवन भर वो जिस चीज़ से डरता रहा वो अलग निकली. तो हमें सबसे मेजर चीज़ जो समझनी है वो ये समझनी है कि डर की जो डेफिनेशन है उसका अगर हम अर्थ ठीक ढंग से समझ जाएंगे तो मुझे लगता है हम इससे और बेहतर तरह से फियर को हैंडल कर पाएंगे. नाउ साइंस ऑफ फियर. भय का विज्ञान क्या है. तो हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम जितना उससे लड़ने की चेष्टा करेंगे, जितना भय को मिटाने की चेष्टा करेंगे, उतना वो और बढ़ेगा. इनफैक्ट आपके मिटाने की चेष्टा ही उसकी फाउंडेशन है, वही उसकी आधारशिला है. आप जितनी कोशिश करेंगे कि मैं इस डर को मिटाऊं,
उस कोशिश से वो नहीं मिटेगा। तो भय कैसे मिटेगा फिर? भय मिटेगा उसे जानने से, भय मिटेगा उसे पहचानने से, भय मिटेगा उसका साक्षात्कार करने से, भय मिटेगा ये अवलोकन करने से कि कहाँ लोकेटेड है ये भय, राइट? और अब अगर आप साइंस ही समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल आंसर है, नई जनरेशन के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने के लिए। एक हिंदी में वर्ड होता है तादात्म्य। तादात्म्य थोड़ा डिफिकल्ट है, बट तादात्म्य का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। हमारी मेजर प्रॉब्लम इस बात में है कि हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे ज़िंदगी में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। तो हमने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखा है, हमने मन से अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखा है, हमने वस्तुओं से, चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखा है, हमने संपत्ति से अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखा है, हमने इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, शेयर से, डिबेंचर से, संपत्ति से अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखा है। ये तादात्म्य जितना ज़्यादा होगा, फीलिंग ऑफ ओनरशिप उतनी ज़्यादा होगी। फीलिंग ऑफ ओनरशिप जितनी ज़्यादा होगी, फीलिंग ऑफ पॉजेसिवनेस उतनी ज़्यादा होगी। फीलिंग ऑफ पॉजेसिवनेस जितनी ज़्यादा होगी, डर उतना ज़्यादा होगा। आपकी पॉजेसिवनेस आपके डर का मूल कारण है, और पॉजेसिवनेस का मूल कारण है तादात्म्य। मतलब अगर हम जिन चीज़ों से प्यार करते हैं या जिन लोगों से प्यार करते हैं, हम उस प्यार को कम कर दें या ख़त्म कर दें तो डर चला जाएगा। एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट। नहीं, प्यार एक अलग चीज़ है और पॉजेसिवनेस एक अलग चीज़ है। तादात्म्य मतलब आइडेंटिफिकेशन है। प्यार तो फ़लसफ़ा ही अच्छा है, मुझसे ज़्यादा तो आपकी उम्र के लोग समझते हैं इसको। तो प्यार एक बहुत ही डिफरेंट फ़लसफ़ा है और पॉजेसिवनेस एक बहुत ही डिफरेंट फ़लसफ़ा है। हम पॉजेसिवनेस पर थोड़ी सी बात और करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि आप में कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, आप में दृष्टा भाव होना चाहिए। हमारे भीतर डूअर की फीलिंग नहीं होना चाहिए, हमारे भीतर ऑब्जर्वर की फीलिंग होना चाहिए। एक बहुत छोटी सी कहानी 5 सेंटेंस की है, शेयर करना चाहता हूँ। सिकंदर जा रहा था, रास्ते में उसे एक साधु मिला। तो सिकंदर ने कहा कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो उसने कहा मैं तो सब ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और आप ईश्वर नहीं हैं। तो सिकंदर ने कहा कि मैं चाहूँ ना तो मेरी तलवार से अभी तुम्हारा सर जो है वो धड़ से अलग कर सकता हूँ और ऐसे गिरेगा सर नीचे। तो उस साधु ने जवाब दिया कि जब मेरा सर नीचे गिरेगा ना तो आप भी देखना और मैं भी देखूंगा। जब मेरा सर आपकी तलवार से कट के नीचे गिरेगा तो आप भी देखना और मैं भी देखूंगा, क्योंकि मैं तो करता हूं ही नहीं, मैं तो दृष्टा हूं। तो मेरा तादात्म्य मेरे शरीर से मैं खत्म कर चुका हूं, तभी तो मैं साधु हूं। मैं तो ईश्वर के प्रेम में इतनी बुरी तरह से डूबा हुआ हूं, लीन हूं, कि मेरा तादात्म्य जो है अपने शरीर से भी खत्म हो चुका है, तभी तो मैं साधु हूं। घर से, संपत्ति से, रिश्तों से, सबसे मेरा तादात्म्य खत्म हो चुका है, लेकिन मैं ईश्वर के प्रेम में हूं। तो तादात्म्य एक अलग चीज़ है, आइडेंटिफाई करना अपने आप को चीज़ों से एक अलग चीज़ है, पॉजिटिवनेस एक अलग चीज़ है, और प्यार तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो आप जो कह रहे हैं कि अगर प्यार हम कम कर दें सबसे तो क्या डर पर असर होगा, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट उल्टा है, आप जितने ज़्यादा प्रेम में होते हो उतने ज़्यादा निर्भीक होते हो। आप जितना ज़्यादा लव्ड फील करोगे उतने अभय के स्टेट में पहुंचोगे। भय का ऑपोजिट होता है अभय, फियरलेसनेस जिसे हम कहते हैं, भय मुक्त जिसे हम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो सारे उपदेश हैं उनका सार, महात्मा गांधी के सारे उपदेश का सार भयमुक्तता ही तो है ना। तो आप जितना लव्ड फील करोगे, आप जितना ज़्यादा प्रेम में होगे, उतना ज़्यादा आप भयमुक्त फील करोगे, उतना ज़्यादा आप अभय महसूस करोगे। आप जितना ज़्यादा प्रेम में होगे आप उतना भय मुक्त महसूस करोगे। पर हमारा जो सिस्टम है वो तो इज़ बेस्ड ऑन फियर, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन फियर। गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी तो डर के ज़रिए गवर्न करते हैं ना आपको। डोंट यू थिंक दैट? हाँ, नॉट ऑल कॉलेजेस, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं वो तो भिन्न है, अलग है, हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम एक अलग शो में हैं। नॉट ऑल कॉलेजेस। लेकिन बात आपने सही करी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सब है तो भय आधारित, और यही फंडामेंटल फ्लॉ है हमारे सिस्टम में। इसीलिए तो हमारे सिस्टम से अच्छे लोग जो हैं वो जब निकल रहे हैं तो वो और कायर हो रहे हैं, और बुरे लोग जब हमारे सिस्टम से निकल रहे हैं तो वो और दुस्साहसी हो रहे हैं। सिस्टम को करना तो उल्टा चाहिए,
सिस्टम को अच्छे लोग निकालना चाहिए जो साहसी हों, और जो बुरे लोग सिस्टम से निकले उन्हें डर लगना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। क्योंकि हमारी सारी व्यवस्थाएं भय आधारित है, इसीलिए हमारे सिस्टम से जो लोग निकलते हैं, अच्छे लोग कायर हो जाते हैं, बुरे लोग दुस्साहसी हो जाते हैं। इसको समझिए। एक स्कूल में दो बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। एक ने दूसरे को गाली दी, दूसरे ने भी पहले को गाली दी। टीचर ने सुन लिया। टीचर ने दोनों को 2-2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। ठीक है, 2 दिन बाद दोनों लौटे। पहला वाला क्योंकि डरपोक था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कभी गाली नहीं बकेगा। दूसरा वाला थोड़ा सा अलग था, उसमें बगावत का तेवर था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं स्कूल में गाली जब बकूंगा तो मन में बकूंगा, इनके सामने नहीं बकूंगा। भाई गाली तो मन में भी दी जा सकती है, राइट। और जिस दिन मैं स्कूल से निकल जाऊंगा उस दिन मैं खुल्लम खुल्ला गाली बकूंगा। जिस दिन मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, जिस दिन मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगा, जिस दिन मैं पावरफुल हो जाऊंगा, उस दिन मैं खुल्लम खुल्ला गाली दूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अब स्कूल ने डर के आधार पर 2 बच्चों को गाली देने से रोक दिया। एक ने डर के कारण गाली देना बंद कर दिया और एक मन ही मन गाली दे रहा है। स्कूल ने सुधारा दोनों को नहीं, सुधारा दोनों को नहीं। अब ये जो दूसरा वाला है जिसमें बगावत का तेवर है, अगर इसे जिंदगी में सही दिशा नहीं मिली तो ये क्रिमिनल बनेगा। और पहला वाला एक डरपोक सामान्य नागरिक बनेगा जो डर के कारण व्यवस्थाओं को मानेगा। लेकिन दूसरा वाला जो है, क्योंकि उसने जिंदगी के पहले पड़ाव पर भी व्यवस्था को मानने से इनकार किया, बगावत करी, गाली वो मन में दे रहा है, उसे गाली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे स्कूल के पनिशमेंट से प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट पनिशमेंट से भी वो ज़्यादा डरता नहीं है। तो स्कूल ने उसे सुधारा नहीं, स्कूल ने पहले को भी नहीं सुधारा, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था डर आधारित है। और यही व्यवस्था बाद में जब सिस्टम में जाती है तो वहाँ क्रिमिनल पैदा करती है। अब हम इसके ऑपोजिट के सिस्टम को देखते हैं। अगर स्कूल में टीचर उन दोनों को बैठाता और प्यार से भाषा के सौंदर्य पर एक लेक्चर देता, एक कविता पढ़ने के लिए देता, उन्हें कुछ और साहित्य पढ़ने के लिए देता और फिर उन्हें कविता लिखने के लिए देता, तो धीरे धीरे भाषा के सौंदर्य से उन्हें प्रेम होता और टीचर ये बहुत प्रेम से करता, तो उन दोनों स्टूडेंट्स को सुधारा जा सकता था। आपको भय और प्रेम में जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसे समझना होगा। प्रेम में व्यक्ति ऊपर उठता है, इसलिए प्रेम शक्तिशाली होता है। प्रेम नहीं कहता कि बदलो, पर रोज बदलता है। डर कहता है कि नहीं बदलोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी बदल नहीं पाता है। प्रेम की तो प्रतिध्वनि ही हो सकती है ना, भय का तो प्रतिकार हो सकता है, प्रेम का तो प्रतिकार हो नहीं सकता। तो प्रेम जो है वो बहुत ताकतवर फलसफा है। अच्छा, जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हम सिर्फ आप स्त्री पुरुष के प्रेम की बात मत कीजिए। एक विद्यार्थी और शिक्षक का भी प्रेम हो सकता है। मातृत्व, पितृत्व, भाईचारा, मैत्री, ये सब प्रेम के फॉर्मेट हैं। तो प्रेम की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो साधु जो सिकंदर वाला था उसका और उसके ईश्वर में भी तो प्रेम ही है ना। तो आप जितना ज़्यादा प्रेम में हो उतने ज़्यादा भयमुक्त रहोगे, और जितना आपके जीवन में प्रेम की कमी है उतना डर आपको ज़्यादा लगेगा। अब एक और चीज़ समझिए, जिसके जीवन में प्रेम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जब उस निष्कर्ष पे आ जाता है कि मुझे प्रेम नहीं मिलेगा, तो वो दूसरों को डराना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। ऐसे भी क्रिमिनल बनते हैं, क्योंकि वो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे तो ज़िंदगी में प्रेम नहीं मिलेगा, तो अब सब मेरी बात कैसे मानेंगे, मुझे अटेंशन कैसे मिलेगा, मेरा प्रभुत्व, मेरा इन्फ्लुएंस कैसे जमेगा, तो अब मैं दूसरों को डराना शुरू करूँगा। तो फिर एक समाज का ऐसा हिस्सा निकल रहा है जो थोड़ा सा गंदा है, घिनौना है। तो भय और प्रेम में ज़्यादा पावरफुल प्रेम है, और आप जितना ज़्यादा लव्ड फील करोगे उतने ज़्यादा निर्भीक होगे, क्योंकि जब आपने प्रेम को महसूस कर लिया तो जीवन की असली सुगंध तो ले लिया आपने। अब डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जीवन का नवनीत जो है वो आपने ले लिया। अब जो बचा है, बची वो छाछ बची है, तो नवनीत और छाछ में आदमी नवनीत को ही चुनता है। नवनीत यानी मक्खन। मैं थोड़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी अग्रज, बट ठीक है। But I mean, what should parents or schools or colleges, mentors, मतलब anyone who is related to a child's upbringing should do so that it enhances his personality? हम कहते हैं ना that it takes a village to raise a child. So what should they do कि आगे चलकर future में he gets mentally tough and is filled with positivity? You know, it's more important for him to be filled with positivity.
Mental toughness is okay. Mental toughness is okay, but it's more important for a child to be filled with positivity. Because positivity का बहुत इंपॉर्टेंस है. आप बात कर रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, मेंटर्स, पेरेंट्स क्या करें, बच्चों के पर्सनालिटी को ऐसा क्या शेप दें, उनके व्यक्तित्व में ऐसे क्या गुण डालें जो भविष्य में जाकर वो बहुत सकारात्मक महसूस करें. और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ही राइट क्वेश्चन है. कहीं ना कहीं पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग में फॉल्ट तो है. जो इतनी कमज़ोर नस्ल जो है वो पैदा हो रही है, फॉल्ट तो है. मैं समझता हूँ 2 डायमेंशंस पर्सनैलिटी में मिसिंग हैं. मैं समझता हूँ स्कूल्स को भी बहुत काम करना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को भी बहुत काम करना चाहिए, पेरेंट्स को बहुत काम करना चाहिए, और बच्चों में, स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी में 2 गुण, 2 ट्रेट्स जो हैं वो डालने चाहिए. पहला सौंदर्यबोध. सौंदर्यबोध क्या कहेंगे उसको अंग्रेजी में? एस्थेटिक और क्रिएटिव सेंस. अ सेंस विच हैज गॉट बोथ एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिव सेंस, राइट? सौंदर्यबोध. और दूसरा कंपैशन, करुणा. मुझे लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम लैक कर रहा है, और वो पढ़ाई तो पूरी करा रहा है, लेकिन बच्चों में ना तो करुणा है और ना सौंदर्यबोध है. और बहुत ज़रूरी है करुणा भी होना और सौंदर्यबोध भी होना. अगर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये दोनों चीज़ें हैं तो ज़िंदगी में उसकी खुशी का स्तर कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा रहेगा. अब सौंदर्यबोध का मतलब ये है कि हम जब भी किसी व्यक्ति को देखें, वस्तु को देखें, परिस्थिति को देखें, हम उसका ब्राइटर एस्पेक्ट देखें, हम उसका आलोकित, प्रकाशित हिस्सा देखें. आलोकित और प्रकाशित हिस्सा यानी जिस हिस्से में लाइट है हम उस हिस्से को देखें, और जिस हिस्से में डार्कनेस है, जहाँ अंधेरा है, उस हिस्से को नहीं देखें. जैसे एक व्यक्ति है, वो बहुत शराब पीता है और बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, तो जब भी हम उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करें, हम उसे कैसे इंट्रोड्यूस करें? ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है, शराबी है, बांसुरी तो अच्छी बजाता है, वो शराब बहुत पीता है. ये भी उसके परिचय का एक तरीका है. और उसके परिचय का एक दूसरा भी तरीका है, ये व्यक्ति बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है. थोड़ा सा शराब पीता है ये, लेकिन ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है. अब देखिए आप, एक ही व्यक्ति का परिचय हम दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें हम उसके प्रकाशित हिस्से को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं. बहुत सिंपल सी बात है. आप कह सकते हैं 2 दिन के बीच में रात आती है, और आप ये भी कह सकते हैं कि 2 रात के बीच में दिन आता है. बात तो सेम है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि 2 दिन के बीच में रात आती है, तो आप प्रकाशित हिस्से को और महत्व जो है वो दे रहे हैं. तो करुणा और सौंदर्यबोध दोनों बहुत ज़रूरी. मैं एक एग्जाम्पल्स में देना चाहता हूँ. हमारे एक रिलेटिव हैं, इंदौर से 200-250 किलोमीटर दूर रहते हैं, और बड़े पॉजिटिव आदमी हैं. ही हैज़ दिस हैबिट, वो हर चीज़ में सौंदर्य जो है वो निकाल लेते हैं, वो प्रकाशित हिस्से को देखते हैं. तो वो बड़ी शिद्दत से अपना घर बना रहे थे, थोड़ा पुराने स्टाइल का कवेलू वगैरह लगा के थोड़ा सा पक्का मकान बना रहे थे, और बड़े शिद्दत से बना रहे थे, और कह रहे थे कि इस जुलाई में मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊँगा. अब जून में वो जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वो बहुत बारिश हुई, 4 दिन तक बारिश हुई, और उनके मकान का आधा हिस्सा ढह गया. हम लोगों को जब पता लगा तो हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग्स उसमें लगाई थी, और आदमी भी घर बनाता है बड़ी उम्मीद से बनाता है, और बारिश में घर का ढह जाना तो नुकसान है बहुत बड़ा, इमोशनल भी है और आर्थिक नुकसान भी है. तो हमारे पापा ने उन्हें फ़ोन लगाया और उनसे ऐसी बात करी. तो यू नो व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्स? कि बहुत अच्छा हुआ कोठारी साहब कि ये मकान बारिश में ढह गया, मैं जुलाई में इसमें शिफ्ट होने वाला था, अगर मैं शिफ्ट हो जाता और उसके बाद ढहता तो हो सकता था कि हम में से किसी को चोट पहुंचती. अब देखिए, एक इतने बड़े नुकसान में भी उन्होंने ब्राइटर एस्पेक्ट ढूंढा. ये सौंदर्यबोध है और ये करुणा है. अब जैसे बहुत सिंपल बात है, मैं टीचर हूँ, जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े फिल्म के डायरेक्टर बनेंगे, ये क्रिकेटर बनेंगे, ये स्क्रिप्ट राइटर बनेंगे, ये नॉवेलिस्ट बनेंगे, ये वायलिन बजाएंगे. फिर मैं सोचता हूँ कि इन्हें अभी ज़िंदगी में कितना संघर्ष, कितना षड्यंत्र, कितनी राजनीति, कितना धोखा देखना है. तो जब मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को तो सौंदर्यबोध भी है. मुझे लगता है कि ये तो कमाल का लड़का है, कमाल करेगा अपनी ज़िंदगी में. फिर मुझे थोड़ी सी दया भी आती है कि ये बहुत सीधा है, बहुत भोला है, ज़िंदगी में से कितना धोखा देखना है. अब जैसे आप किसी गार्डन में जाते हैं तो सुबह फूल खिले हुए दिखते हैं तो आपको बहुत सुंदर लगते हैं, पर जब आप उस फूल की सुंदरता को निहार रहे होते हैं तो फिर कुछ मिनटों बाद आपके मन में आता है कि शाम को तो ये फूल जो है वो
खिर जाएंगे, गिर जाएंगे या कल गिर जाएंगे। रात में जब आसमान में आप तारों को देखते हैं तो तारों के सौंदर्य को आप निहारते हैं। स्टार गेजिंग आजकल तो नया कल्चर है। और फिर जब आप उन तारों को देखते हैं तो मन में ख्याल तो आता है कि 15 दिन बाद हो सकता है इसमें से एक तारा जो है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आपके दृष्टिकोण में होना चाहिए सौंदर्य बोध भी और करुणा भी। और अगर भगवान बुद्ध के बारे में आप छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत उनकी कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव से जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया और वो नाराज था भगवान बुद्ध से, तो उसने भगवान बुद्ध पर थूक दिया। भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, उन्हें बहुत क्रोध आया। तो भगवान बुद्ध के शिष्य ने कहा कि हम तो कुछ करना चाहते हैं, ये इन्होंने तो बहुत ही गलत हरकत करी, थूका है आप पर। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे इस पर दया आ रही है। तो उन्होंने बोला दया आ रही है? आनंद ने कहा कि आपको दया आ रही है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये भाषा असमर्थता है, भाषा असमर्थता है। मुझे इस व्यक्ति की भाषा असमर्थता पर दया आ रही है। बहुत क्रोध है इसके अंदर, बड़ी तीव्रता है, बड़ा आवेग है, लेकिन शब्द ही नहीं है उसे प्रकट करने के, तो मुझे दया आ रही है इस पर। तो आनंद कुछ समझा नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हम व्यक्ति का हृदय नहीं देखते, हम उसकी मजबूरियां देखते हैं। अब हुआ ये कि अगले दिन उस व्यक्ति को एहसास हो गया कि उसने कितने बड़े महापुरुष का अपमान करने की कोशिश करी है। तो अगले दिन वो आया और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। आनंद ने देखा और कहा कि देखिए ऐसे एहसास हो गया। आनंद प्रसन्न हुआ। उसने भगवान बुद्ध की तरफ देखा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे फिर दया आ रही है। कितनी भाषा असमर्थता है, आंसू गिर रहे हैं, इसे बुरा लग रहा है। और ये भी भावना का वेग है, इसमें भी आवेग है, पर इसके पास शब्द ही नहीं है। मुझे इसकी भाषा असमर्थता पर दया आ रही है। ये जो दृष्टिकोण है भगवान बुद्ध का, इसमें सौंदर्यबोध भी है, इसमें करुणा भी है, दोनों है। तो अगर हम अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में ये दो गुण डाल पाएं, सौंदर्यबोध और करुणा, तो कितनी ही नेगेटिविटी उनकी ज़िंदगी में आसपास उन्हें दिखाई देगी, वो उसमें से पॉजिटिविटी निकाल लेंगे और वो हृदय देखेंगे दूसरों का, उनकी मजबूरियां नहीं देखेंगे, ब्राइटर एस्पेक्ट देखेंगे। मेंटल इलनेस इज अ स्टिग्मा, अ टैबू। आप उस विषय में बात नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है उस विषय में कुछ बोलने के लिए भी। एंड आई थिंक इट इज़ गोना बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कि मैं अपने पेरेंट्स के पास में या फिर फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर, आई गो एंड आई टेल देम कि आई नीड हेल्प। चांसेस आर कि नोबडी इज गोना टेक मी सीरियसली। सोसाइटी फिजिकल इलनेस से कंपेयर करती है ना। आप जब फिजिकल इलनेस से सफ़र करते हैं तो कंपैशन मिलता है, पर मेंटल इलनेस का जिक्र भी अगर आपने किसी के सामने किया है तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर। फिर फिजिकल इलनेस का एक बड़ा पार्ट क्योंकि विजिबल होता है इसलिए उसे रियल माना जाता है। जैसे स्टिचेस, आपका एक्सीडेंट हुआ और स्टिचेस आपको आए तो दिख रहा है कि आपको स्टिचेस आए, राइट। और मेंटल इलनेस का एक बड़ा पार्ट विजिबल नहीं होता है। जो चीज़ विजिबल नहीं होती है हमारे समाज में मानी जाती है कि वो है ही नहीं, फिर उसे एबनॉर्मल माना जाता है। और आप जब किसी भी चीज़ के साथ एबनॉर्मल वर्ड ऐड कर देंगे तो बाय प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट जो निकलेगा वो एम्बरेसमेंट निकलेगा, गिल्ट निकलेगा, शेम निकलेगा। तो वो बेचारा जो इस मानसिक समस्या से गुजर रहा है, जब उसे लोग ये कहते हैं कि आपको कुछ एबनॉर्मल है, उसे महसूस होता है कि लोगों के दृष्टिकोण में, नज़र में मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मैं एक एबनॉर्मल चीज़ से गुजर रहा हूँ, तो क्यों जिक्र करेगा इसका? वो कभी भी इसका जिक्र नहीं करेगा। और एक बात है, फिजिकल इलनेस के कारण आपको मालूम होते हैं, आपको टेन्योर मालूम होता है कितने समय तक ये चलेगा। मेंटल इलनेस का तो कारण ही आपको नहीं मालूम होता है और टेन्योर भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। ठीक है, बाद में जाके आपको समझ में आ जाता है कि किन कारणों से ये चीज़ एग्रीवेट होती है, लेकिन शुरुआत में तो आपको ये नहीं मालूम होता है कि किन चीज़ों से एग्रीवेट होती है। फिर हमारे समाज में अच्छे लिसनर्स नहीं हैं। ये विडम्बना है, या दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी डोंट हैव गुड लिसनर्स इन आवर सोसाइटी। और इसमें पेरेंट्स भी आते हैं, इसमें प्रोफेसर्स भी आते हैं, उसमें हम जैसे टीचर्स भी आते हैं। हम धैर्य से नहीं सुनते हैं किसी को। और कोई आता भी है हमारे पास और कहता है कि अगर मैं डिप्रेशन मुझे हो रहा है, तो हम कहते हैं यार तुम्हारे पास बहुत खाली समय है, तुम अपने आप को बिजी करो, अपने आप को इंगेज करो। देखिए, किसी के पास वक्त बहुत होना एक अलग विषय है, उसका बिजी होना ना होना एक अलग विषय है, और ये मानसिक समस्या एक अलग विषय है। तो लिसनर्स नहीं है हमारे समाज में।
और जो काबिल लोग हैं, जो मानसिक रूप से विकसित हैं, जो इसमें मदद कर सकते हैं, उनके पास वक्त नहीं है, या उनके पास रेडीमेड सॉल्यूशन है, या वो जजमेंटल है। जैसे बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप जाते हो और समस्या बताना शुरू करते हो, इससे पहले कि आपने समस्या बताई, 2 लाइन बोलना शुरू करी, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देता है। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, पर ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर। कोई भी प्रोफेशनल हो, अगर वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल है और लिसनर अच्छा नहीं है, तो वो मदद करने की स्थिति में नहीं रहता है। जो बेचारे के पास बहुत वक्त है, वो अच्छा प्रोफेशनल नहीं होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और फिर मुझे कभी कभी लगता है कि हमने इन लोगों को जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, हम जाने अनजाने में इन्हें लेबल कर देते हैं और इन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे एक स्पोर्ट्स कमेटी सिलेक्ट हो रही है, कुछ प्रोफेसर्स बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। एक स्टूडेंट के नाम का जिक्र हुआ, एक प्रोफेसर ने कह दिया कि यार वो थोड़ा सा क्रेजी है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो क्रैकपॉट है। स्टूडेंट ने कह दिया हाँ हाँ सर, वो तो साइको है। कितनी आसानी से हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक बच्चे के लिए जो थोड़ा सा मानसिक समस्या से गुजर रहा है, और उस मीटिंग में करीब 10-15 लोग बैठे हैं, हमने लेबल कर दिया ना उसको, और वो बच्चा इसको सेंस करेगा, क्योंकि ये तमाम लोग जब उससे मिलेंगे तो उनकी नज़रों में उस लेबल का इफेक्ट जो है वो आएगा। तो जो बहुत ज़रूरतमंद है, जिनको मदद की ज़रूरत है, हम उन्हें लेबल कर रहे हैं, हम उन्हें सेग्रीगेट कर रहे हैं। अब देखिए, कोई अगर कैंसर से जूझ रहा है तो आप क्या कहते हैं? इसने कैंसर को हरा दिया है, कैंसर सर्वाइवर है। और किसी को अगर डिप्रेशन हो रहा है तो हम क्या कहते हैं? वो डिप्रेस्ड है। अगर हीरो हैं तो दोनों हैं, अगर फाइटर हैं तो दोनों हैं, अगर सर्वाइवर हैं तो दोनों हैं, और पेशेंट हैं तो दोनों हैं। तो ये जो व्यवहार है डबल स्टैंडर्ड्स वाला, ये ठीक नहीं है और समाज करता है इसको। पर जो सफ़र कर रहे हैं वो तो बात नहीं कर सकते हैं, पर हमारी सोसाइटी भी अभी प्रिपेयर्ड कहाँ है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। वो तो अभी एक नई वेव आ गई है जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में एटलीस्ट जान भी पा रहे हैं, बट देर आर सो मैनी पीपल हु वुड से कि बात करने से क्या होगा, क्या सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं, बट एनीथिंग विच इज़ ह्यूमन इज़ मेंशनेबल, एनीथिंग विच इज़ मेंशनेबल इज़ मैनेजेबल। मानवीय है अगर कोई चीज़, तो बात तो उस पर होना चाहिए। बात अगर आप किसी पर करेंगे तो उसका प्रबंधन तो आप बेहतर कर पाएंगे। दीपिका पादुकोण ने पब्लिकली एडमिट किया कि मैं डिप्रेशन के दौर से गुजरी हूँ। अब देखिए, इतने बड़े फिल्म स्टार के एडमिट कर लेने से कम आदमी रिलेट तो कर पाता है, और ये अच्छा हुआ हमारे समाज के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए ये अच्छा हुआ। एक और बात है कि हर बार प्रश्न जो किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका उत्तर जो है वो प्रश्न को समाप्त करे। कई बार प्रश्न किया जाता है, उसका उत्तर खोजा जाता है, और आंसर्स को सर्च करने की इस कवायद में वो प्रश्न जो है, वो क्वेश्चन जो है वो इंटेंस होता है। और ये क्वेश्चन इतना इंटेंस होता है, इतना तीक्ष्ण होता है कि ये समाज की चेतना को झंझोड़ता है, ये सोशल कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है। राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती है, सामाजिक स्तर पर बहस होती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जब मेंटल हेल्थ पे चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता जो है वो लोगों की बन रही है कि अब इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। तो बात करना तो अच्छा ही है, बात करने में कोई बुराई नहीं है। अब देखिए ना, बरसों पहले पीरियड्स को लेकर लोग बात नहीं करते, इट वॉज ऑल्सो अ टैबू, राइट। अब वो तो भला हो उस व्यक्ति का, मुरुगन का, तमिलनाडु के जो शख्सियत है मुरुगन, जिन्होंने इतनी बड़ी अपनी कहानी बनाई, जिस पे फिल्म बनी पैडमैन। अब एक फिल्म बन गई। नाउ माई 15 year son knows what is periods, right? And he's okay with, अगर कोई ऐड आ रहा है स्टे फ्री का या केयर फ्री का आ रहा है, सैनिटरी नैपकिन का आ रहा है, वो 15 साल का लड़का भी कन्विंस है कि हाइजीनिक होना चाहिए। भाई ये तो ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। 3 Idiots की बात करिए, हर स्टूडेंट को अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। एक फिल्म बनी, पूरे हिंदुस्तान के पेरेंट्स कन्विंस हो गए कि स्टूडेंट को अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अगर वो वायलिन बजाना चाहता है तो उसे वायलिन बजाने दीजिए, अगर वो स्केचिंग चाहता है तो उसे स्केचिंग करने दीजिए। तो बात करना तो बेटर है ही, और ये इशू बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है। सो वी नीड मोर सनलाइट, मोर कैंडर, मोर अनशेम्ड कॉन्वर्जेशन ऑन इट। Right now, there are so many things that are happening in the world. There is so much negativity. Apart from the pandemic, there are so many heinous crimes. आप जब सुबह उठते हो और अखबार पढ़ते हो ना, तो बहुत बुरा लगता है। पर रोज़ सुबह उठना है, काम करना है, आपका वर्क, करियर, स्टडीज़, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अब ऐसे समय में आप कैसे नेगेटिविटी को अपने सिस्टम में ना आने दें और अपने टारगेट पर फोकस रहें? वेरी गुड क्वेश्चन।
और मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत एप्ट क्वेश्चन है। आप कैसे, इतनी नेगेटिविटी है दुनिया में, तो कैसे इससे बचें? क्योंकि नेगेटिविटी भी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, ये भी तो संक्रामक है। देखिए 3 बातें हैं शुरुआत में जिन पर हम बात करेंगे, फिर 2 छोटी छोटी बातें और है। पहली, आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, क्योंकि आपने करियर स्पेसिफिक बात करी है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मेडिसिन कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप लॉ कर रहे हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, या आप एक नौकरी कर रहे हैं, आपकी फील्ड में आपका कोई आइकॉन तो होगा। आप फिल्म मेकिंग करते हैं तो स्टीवन स्पीलबर्ग से आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिर अगर आपको नेगेटिविटी से बचना है तो रोज़ आधे घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे स्पीलबर्ग के साथ वर्चुअली आपको बिताने होंगे। और जब मैं स्पीलबर्ग कहता हूँ तो इसका मतलब है आपको उसकी फिल्में देखनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, कोई ऑटोबायोग्राफी उसकी लिखी है तो उसे पढ़ना चाहिए, उसके स्पीचेस सुनना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। इससे आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी और आपका काम भी बेहतर होगा। फिर एक वक्त आएगा जब ये सब चीज़ें आप कर चुके हो, तो फिर जो भी उसकी प्रीचिंग है, कोट्स हैं, कोटेशंस हैं, जो भी उसकी फ़िलॉसफी है, उसके साथ समय बिताइए। ये सेकंड बात है। और तीसरी बात है, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू वुड लाइक टू बी विद? मी आई मीन जिनसे कंपैटिबिलिटी मैच करे, जिनसे मेरी फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड इन हो, आई मीन लाइक माइंडेड पीपल। थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट, एवरीवन वांट्स टू बी विद लाइक माइंडेड पीपल, थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वी आर विद। रादर देन बीइंग विद लाइक माइंडेड पीपल, वी शुड बी विद राइट माइंडेड पीपल। बिकॉज लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप रहोगे ना तो आपको क्रॉस सेक्शनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। हम एक ही, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही लोगों के साथ हम रहेंगे ना, तो क्रॉस सेक्शनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी विद राइट माइंडेड पीपल। आप किस कंपनी के साथ रहते हो, कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपकी 10 इंपॉर्टेंट डायनामिक रिलेशनशिप्स कौन सी हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, बहुत प्रभावित वो आपकी ज़िंदगी को जो है वो करती है। अब हमारी ज़िंदगी के 2 हिस्से होते हैं। वी लुक अप टू सर्टन पीपल एंड सर्टन पीपल लुक अप टू अस। अब आप अगर सिर्फ उन्हीं के साथ समय बिताएंगे हु लुक अप टू यू, तो आपके ईगो में वृद्धि होगी। और आप अगर उनके साथ समय बिताएंगे, यू लुक अप टू सर्टन पीपल, राइट, अगर उनके साथ आपने समय बिताया तो आपका डेवलपमेंट होगा। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे जो मौसा जी हैं उनके साथ चेस खेला करता था, और मुझे चेस उन्होंने ही सिखाया। और शुरुआत की करीब 50 बाजियाँ जब हमने खेली तो वो मुझे हराते चले गए। धीरे धीरे मेरा खेल सुधरता गया। 51वीं बाजी मैंने उन्हें हरा दी, फिर 52वीं बाजी भी मैंने उन्हें हरा दी, 53rd, 54th, 55th मैं उन्हें लगातार हराता गया। जब मैंने उन्हें 10 बाजियाँ हरा दी तो मेरे मन में ये बात आई कि मैं इनके साथ टोटल मिला के 100 बाजी खेलूँगा। 50 इन्होंने मुझे हराई, 50 मैं इन्हें हराऊँगा। अब आप देखिए इंसान का दिमाग जो है वो कैसा होता है। मैं खेलता गया, मैं उन्हें हराता गया। एक दिन मैं शाम को बैठे बैठे सोच रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब पहली से 50वीं बाजी मैं और मेरे मौसा जी खेल रहे थे तो मेरा गेम इम्प्रूव हो रहा था, और 50 से लेकर अभी 65-70 जो बाजियाँ हो गई है उसमें सिर्फ मेरे ईगो को मसाज मिल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी विद राइट माइंडेड पीपल एंड देयर हैज़ टू बी राइट प्रपोर्शन, यू नो, पीपल हु यू लुक अप टू एंड पीपल हु लुक अप टू यू। दोनों के साथ आप समय बिताइए। इनफैक्ट मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड होने में कोई बुराई नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेंड सम टाइम विद पीपल हु लुक अप टू यू। इससे कॉम्प्लेक्सेस नहीं आते हैं आप, राइट? सो एक राइट प्रपोर्शन होना ज़रूरी है। तो जो शुरुआत की 3 बातें मैंने बताई वो अपने अपने जर्नी पर फोकस्ड होकर आगे आप कैसे बढ़ें इतनी नेगेटिविटी में। कुछ आइकॉन्स चुन लीजिए, वर्चुअली उनको फॉलो करिए। उनके जो भी कोटेशंस हैं, उनकी जो भी सेइंग्स हैं, उनका जो भी लाइफ की जर्नी का सार है उसको भी समझने की कोशिश करिए एंड बी विद राइट माइंडेड पीपल। और इसको बहुत ही अलग तरह से अगर मैं कहूँ, एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने इसको बहुत ही अलग तरह से कहा है। उनका कहना है, जो भगवान बुद्ध की प्रीचिंग थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध यानी आपके आइकॉन, आपके आदर्श, धर्म यानी उनका संदेश, और संघ यानी कंपनी। तो दिस इज वन वे यू कैन रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स। तो मुझे लगता है ये तो हमें करना चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
विच इज़ मिसिंग इन आवर लाइफ्स. मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, बिकॉज आपने कहा कि कैसे नेगेटिविटी से बचा जाए, तो उसके लिए खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट? पॉजिटिव इमोशन से जब आप भरे हुए रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, तभी तो ये होगा. सो इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ मिसिंग इन आवर लाइफ. मुझे ऐसा लगता है. मेरा एक बहुत नज़दीकी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, अभय दुबे. तो उनके बैचमेट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है. तो उस पर एक उसका बहुत पुराना क्लासमेट था, बरसों से कोई बात नहीं हुई. उसका मैसेज आया कि मेरे घर में कोई बहुत बीमार है, मुझे इंदौर में हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है. तो अभय ने उसको फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन उठाया. उसने कहा हाँ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को रिलेटिव बहुत बीमार है, मुझे हॉस्पिटल में बेड जो है वो चाहिए. तो अभय ने आधी पौन घंटे मेहनत करके उसके लिए बेड अरेंज किया. इस बीच उस व्यक्ति के रिलेटिव को बेड मिल गया होगा. तो 1 घंटे बाद अभय ने उसको फ़ोन किया, इसलिए फ़ोन किया कि बेड अभय ने अरेंज कर दिया था. उस व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया और एक ऑटोमेटिक मैसेज आ गया, कैन आई कॉल यू लेटर. 1 घंटे बाद अभय ने फिर फ़ोन किया, फिर मैसेज आ गया, विल कॉल यू बैक. तीसरे घंटे बाद अभय ने फिर फ़ोन करा, तो फिर फ़ोन काट दिया. आज तक उस दोस्त का पलट कर फ़ोन नहीं आया. वो जो उसका दोस्त है वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है. हम कितने अनग्रेटफुल हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में. ग्रैटिट्यूड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. इनफैक्ट अब तो लोग कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड का कोई पास्ट टेंस ही नहीं होता है. ये कितना नेगेटिव सेंटेंस है. ग्रैटिट्यूड का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है. हम एक स्कूल में पढ़े हैं, उससे हमें मोहब्बत होनी चाहिए. वहाँ के टीचर से हमें मोहब्बत होनी चाहिए. हम एक कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ के टीचर्स से मोहब्बत होनी चाहिए, उस कॉलेज से मोहब्बत होनी चाहिए. हम इस शहर में रह रहे हैं, हम अमेरिका भी चले जाएँ तो हमें शहर से मोहब्बत होनी चाहिए. आप बचपन में स्कूल जाते थे, एक ऑटो वाला आपको ले जाता था, जो भैया थे हमारे, हमें उनकी चिंता होनी चाहिए. मुझे सत्य साई विद्या विहार में मैं पढ़ता था, एक व्यक्ति आते थे, उस साइकिल पे मुझे ले जाते थे. मैं बरसों उनके साथ उनसे मिलता रहा. सो ग्रैटिट्यूड हमारी ज़िंदगी में मिसिंग है. वी शुड बी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु हैज़ हेल्प्ड अस. और ये जब भावना हम रखेंगे तो हम खुद बेहतर फील करेंगे. रियलाइजेशन भी होना चाहिए ग्रैटिट्यूड का, और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए ग्रैटिट्यूड का. और ये किसी के लिए नहीं, ये हमारे खुद के लिए ज़रूरी है. और तीसरी चीज़ मुझे लगता है, वोकैबलरी हमारी जो है, हम जब शब्दों का चयन करते हैं तो बहुत सोच समझकर हमें शब्दों का चयन जो है वो करना चाहिए. एक यंग टीचर से मैं मिला, वो मुझे अपने एक संस्मरण सुना रहा था. उसने कहा सर, जब मैं पढ़ाता था शुरुआत में, तो मैं कुछ गालियों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि यंगस्टर्स, मुझे लगता था कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके जैसा हूँ. मुझे लगता था कि इससे मैं पॉपुलर हो रहा हूँ. तो मैंने उसे कहा फिर क्या हुआ. तो फिर उसने कहा कि एक दिन मेरे दादाजी ने मेरा लेक्चर सुना रिकॉर्डेड, और उन्होंने कहा कि तुमने लेक्चर तो बहुत अच्छा दिया. इट वॉज लाइक अ बुके ऑफ रोजेस. बट फिर दादाजी ने कहा कि देयर वर 4 हॉर्न्स इन इट. तुमने गालियाँ दी, तुमने एफ से रिलेटेड एक वर्ड बोला, 4 बार तुमने वो वर्ड इस्तेमाल किया. तो वो यंग टीचर कह रहा है अपने दादा से कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, उससे यंगस्टर्स मुझसे कनेक्टेड फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके जैसा हूँ. तो उसके दादाजी ने उस यंग टीचर को एक बात समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. दादाजी ने कहा कि एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टिंग्स. चाहे सलाइवा हो, चाहे एक्सक्रीशन हो या यूरिन हो, जो भी हो, एनीथिंग विच योर स्वेट इट स्टिंग्स, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ योर बॉडी स्टिंग्स. सिर्फ शब्द ऐसे हैं जो आपके शरीर से बाहर आते हैं तो उनसे सुगंध आ सकती है, उनसे फ्रेगनेंस जो है आ सकती है. अन्यथा कुछ भी आपके शरीर से बाहर आएगा, वो दैट विल स्टिंक. सो इतनी खूबसूरत बात थी कि उस यंग टीचर ने उस दिन के बाद से ओवरऑल गाली देना ही बंद कर दिया. सो वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग अवर वोकैबलरी. लोग अजीब व गरीब वोकैबलरी का इस्तेमाल करते हैं. कोई बहुत अच्छा क्रिकेट का बॉलर होगा, उसके बारे में कहेंगे कि बहुत ही डेडली बॉलर है, डेडली बैट्समैन है. डेडली बैट्समैन कैसे हो सकता है भाई? कोई लाइवली पर्सन हो सकता है, डेडली कैसे हो सकता है? किसी के बारे में आप कहोगे कि स्टिंकिंग रिच है वो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टिंकिंग रिच? हेल ऑफ अपॉर्चुनिटी. व्हाट डू वी मीन बाय हेल ऑफ अपॉर्चुनिटी? हेल शब्द कहाँ से आया? इसका क्या रेलिवेंस है यहाँ पर? बट हम इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को, और बहुत ही केयरलेसली इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं.
हमारी ज़िंदगी, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी है, चीज़ें हैं, वो पहले विचार बनती हैं, पहले थॉट बन के कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है, फिर आप अपनी कार खरीदते हो, फिर आप अपना मोबाइल खरीदते हो, फिर आप अपना लैपटॉप खरीदते हो। कोई भी थिंग जो है वो पहले थॉट ही रहती है ना। थॉट की क्वालिटी तब सुधरेगी जब आप सही शब्दों का इस्तेमाल करोगे। सो राइट वोकैबुलरी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली। और फिर जो 3 चीज़ें मैंने बोली आप कि यू हैव टू लुक अप टू समवन, उससे कनेक्टेड रहिए, उसकी प्रीचिंग से कनेक्टेड रहिए, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी विद राइट माइंडेड पीपल। यू नो, आपको मैं शायद बताना चाहता हूँ, केलॉग्स बिजनेस स्कूल ने एक रिसर्च करी थी। उन्होंने अपने एलुमनाई को कॉल किया, 20 साल पहले जो एलुमनाई निकले थे उनको फॉर्म वॉर्म भराया एक, और पूछा कि आपकी नेटवर्थ क्या है। और फिर उनसे पूछा कि आपके जो 10 दोस्त हैं उनकी नेटवर्थ बताइए। जब पूरी रिसर्च करी, कैलकुलेशन करा गया, तो पाया गया कि आपके जो 10 दोस्त हैं उनकी एवरेज नेटवर्थ आपकी नेटवर्थ है। सो आप राइट माइंडेड लोगों के साथ रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। What I have gathered through our conversation is कि mental strength is the key. Mental strength is the key. पर वो लोग जो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में लीडर्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इवन दोज हु आर हेल्थ फ्रीक्स, दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन टू. हाउ डज दैट वर्क? बहुत अनफॉर्चुनेट है कि फिल्म स्टार्स सुसाइड करते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि फिजिकल और मेंटल डायमेंशन के अलावा हमारी पर्सनालिटी का एक तीसरा डायमेंशन भी होता है। ह्यूमन लाइफ का इनफैक्ट एक तीसरा डायमेंशन होता है। आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक। आप किताबें पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं अपनी मेंटल फिटनेस के लिए, राइट। इन तीनों के अलावा, बॉडी के अलावा, माइंड के अलावा, तीसरी चीज़ भी तो है, हमारी सोल, हमारी आत्मा। हम उसके विकास के लिए, हम अपनी सोल के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? जबकि आप माइथोलॉजी की कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपको इस धरती पर भेजा गया है, आपने ह्यूमन लाइफ जो आपको मिली है उसका एक पर्पस है सोल का डेवलपमेंट। आई एम श्योर माइथोलॉजी बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, राइट। तो सोल के डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है? तो पहले तो हम ये समझें कि सोल है क्या। तो आत्मा कोई सिद्धांत तो है नहीं, ग्रेविटी जैसा कोई प्रिंसिपल तो है नहीं कि एप्पल है छोड़ो ये तो नीचे गिरेगा। आत्मा एक अनुभव है। आपके चैतन्य की तीव्रता जो है वो आत्मा है। बहुत ही क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग मैंने कर दिया, आई एम सॉरी अजरज मिश्रा। सो आपका जो कॉन्शियंस है वो कितना इंटेंस है, वो कितना जागृत है, उससे तय होता है आपके आत्मा का विकास। आप जितने आत्मावान हो उतने विकसित हो, आप जितने चैतन्य हो उतने आत्मावान हो। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूं तो आप जितने चैतन्य हो उतने आप आत्मावान हो। जितनी आपकी चेतना जो है वो डेवलप्ड है उतनी आपकी आत्मा जो है वो डेवलप है। चेतना इज़ वेरी सिंपल, आपका अवेकेंड स्टेट। तो आप जितने अवेकेंड हो उतनी आपकी सोल डेवलप्ड है। ये एक बहुत ही सिंपल सा फलसफा जो है वो हो गया। और आप जितने प्रेजेंट में रहोगे उतनी आपकी सोल जो है वो डेवलप होगी। अवेकेंड होने का एक मतलब है कि आप जितने वर्तमान में हो उतनी आपकी सोल जो है वो डेवलप होगी। आप जितने वर्तमान में हो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कितना होशपूर्वक जी रहे हो। होशपूर्वक कितना आप जी रहे हो। आप जितना होशपूर्वक जी रहे हो उतनी आपकी आत्मा विकसित है, उतने आप अवेकेंड हो, उतनी आपकी चेतना विकसित है। सो बहुत सिंपल कर देते हैं फॉर्मूला को। आप जितना होशपूर्वक जी रहे हो उतनी आपकी सोल डेवलप्ड है। अब मुझे आप बताइए अजरज मिश्रा, आप तो नौजवान हैं, आपके सारे दोस्त, आप जब कोई भी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो कैसे करते हो? मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप पार्टी कैसे करते हो? बी वेरी ऑनेस्ट। You go to a pub. You go to a pub. Yeah. What do you do in pub? You listen to the music and dance. And why are you not mentioning the most important thing? Yeah, you drink alcohol. You drink alcohol, right? So आपकी जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा जब बहुत खुश होता है तो नशा करता है, अल्कोहल। और अब तो सब एजुकेट हो चुके हैं, वीड, हैश,
MD, राइट? नशा आप करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। अब मुझे बताइए, मतलब आप नहीं करते, आप तो बहुत काबिल हैं, लेकिन आपकी जनरेशन करती है। अब देखिए ये कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी बड़ी कॉमेडी है कि हम और बेहोश हो जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आनंद उठाने के लिए। ऑलरेडी आप बेहोश हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जब खाना भी खा रहे हैं ना, तो आप प्रेजेंट में नहीं हैं। आपके हाथ जो है वो टौर बना रहे हैं, आप सब्जी भी खा रहे हैं, आप दाल और चावल भी खा रहे हैं, लेकिन आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं तो आप बेहोशी हैं। आप अपने घर से निकलते हैं, आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता इतना लंबा डिस्टेंस आपने कैसे कर लिया। ये सब मैकेनिकली होता है। आप ऑलरेडी बेहोश हैं, लेकिन जब आप खुश होना चाहते हैं तो आप और बेहोश हो जाना चाहते हैं। हाँ बट भगवान महावीर ने, बुद्ध ने, कृष्ण ने, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आपको अगर आनंद चाहिए तो आपको और होशपूर्वक जीना पड़ेगा। और हमारे जो नौजवान दोस्त हैं ये आनंद की खोज में और बेहोश हो जाना चाहते हैं। चलिए खुशी को छोड़ते हैं। बहुत दुख आपके जनरेशन में किसी को होता है तो वो क्या करता है? ब्रेकअप हो गया, करता क्या है? he drinks, जॉब छूट गया, करता क्या है? he drinks. तनाव होता है, करता क्या है? सिगरेट पीता है, राइट? अब जब बहुत दुख है तो भी आप और बेहोश हो जाना चाहते हैं। और क्या होता है? क्या शराब पीने से आपका दुख कम होता है? आपकी ज़िंदगी में एक लड़की थी, वो आपको छोड़कर चली गई, आप पब में जाके शराब पी रहे हैं, उसी किस्म के गाने सुन रहे हैं जो ब्रेकअप के बाद सुने जाते हैं, राइट? कुछ देर के लिए नशा हो जाता है और आप अपने प्रेजेंट से एस्केप कर जाते हैं और फिर अगली सुबह उठते हैं, हैंडओवर होता है। बताइए, अगली सुबह दोपहर में 12-1 बजे क्या वो लड़की आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है? नहीं। पर उस दुख से लड़ने की आपकी जो एबिलिटी है वो तो और कमज़ोर हो जाती है लगातार शराब पीने से। तो बहुत दुख होता है तो भी आप और बेहोश हो जाना चाहते हैं, बहुत खुशी होती है तो भी आप और बेहोश हो जाना चाहते हैं, जबकि जीवन का असली आनंद जो है वो होशपूर्वक जीने में है। अब मज़ा और आनंद अलग अलग चीज़ है। व्हाट यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एन एक्ट इज़ मज़ा, एंड जो थोड़े लंबे पीरियड के लिए होता है वो आनंद है। क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, लेकिन मैच जीतने में आनंद आता है। सुख और दुख अगर आप बेहोशी के माध्यम से उन्हें सेलिब्रेट या कॉम्पनसेट करना चाहेंगे तो आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं ज़िंदगी में। एज फार एज मेंटल हेल्थ इज कंसर्न, आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। ये तमाम लोग जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत खूबसूरत हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, इनके पर्सनालिटी का, इनके ह्यूमन लाइफ का थर्ड डायमेंशन डिफीटेड है, सोल, आत्मा। Escapism है ना सर. It is very easy to not face it and not face the issue. But then अब बात ठीक है कि नहीं, ड्रग्स नहीं करना चाहिए, इट इज़ रॉन्ग, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, इट इज़ रॉन्ग, बट पेन इज इनएविटेबल. व्हाट डू यू डू देन? नहीं तो दुख तो आएगा ना आपके जीवन में। आपका जीवन है तो सुख भी मिलेगा आपको और दुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा और दुख तो आएगा। आपका प्रश्न ये है ना कि उस दुख के साथ हम क्या करें, राइट? देखिए, सबसे पहले तो कष्ट और दुख में भेद समझिए। ये सिनोनिमस नहीं है। जो भौतिक होते हैं वो कष्ट होते हैं, जो फिजिकल होते हैं, जैसे पैसे ना होना, राइट, जैसे अभाव, जैसे शरीर में चोट लग जाना, ये कष्ट है। आपको फ्रैक्चर हो गया, कष्ट है, ये दुख नहीं है। दुख मानसिक होते हैं। मानसिक संताप जो है वो दुख है, दोनों में बहुत फर्क है। तो जो फिजिकल होते हैं, जो भौतिक होते हैं वो कष्ट है, जो मानसिक होते हैं वो दुख है। इनफैक्ट मैं तो उल्टा कहता हूँ, जिंदगी से सारे कष्ट जब खत्म हो जाते हैं तो असली दुख शुरू होते हैं। जब आपके पास रुपया, पैसा, सक्सेस ये सब आ जाती है तो आपको लगता है कि ये मेरा जो पड़ोसी है, इसका पैसा तो मेरे और इसका बराबर है पर नाम इसका ज़्यादा है। ये दुख है, ये मानसिक संताप है, ये दुख है। दुख और कष्ट में भेद है, पॉइंट नंबर 1। दुख को अगर आपको दूर करना है तो आपको सचेतन होकर उससे गुजरना होगा। फुल्ली अवेकन स्टेट में यू हैव टू ट्रैवल थ्रू दैट पेन। हम क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है सर्कल में डांस करते रहते हैं। मेन जो फोकल पॉइंट है उसको महसूस नहीं करना चाहते। वी विल हैव टू ट्रैवल थ्रू दैट पेन इन फुल्ली अवेकन स्टेट। मेरा दावा है, किसी भी दुख से अगर आप सचेतन होकर एक बार गुजर जाओगे, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आप शांति से बैठकर एक्सेप्ट कर लो कि मेरी ज़िंदगी में वो लड़की थी, हम दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, वो जा चुकी है। एक्सेप्ट कर लो,
इस ख्याल को अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लो, इस स्वीकारोक्ति को बैठा लो, 2 घंटे उस दुख को महसूस कर लो। अगली आपने क्योंकि स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आप सचेतन अवस्था में उस दुख से गुजर चुके हो, डेफिनेटली ये दुख सेकंड टाइम कम होगा। फिर करो ऐसा, थर्ड टाइम बहुत कम हो जाएगा। हम एस्केप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं शराब पीकर हम ये चीज़ भूल जाएं, तो आप भूल जाओगे 5 घंटे तक, लेकिन अगले दिन वो दुख फिर रहेगा। तो सचेतन होकर गुजरने से दुख जो है अपने आप उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, कष्ट और दुख जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं। फुल्ली अवेकन स्टेट में आप किसी भी पेन के थ्रू अगर ट्रैवल करोगे वो कम हो जाएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए ज़िंदगी जो है बहुत बड़ी होती है। रात जब बहुत काली होती है तो तय है कि उसके बाद सवेरा होगा ही होगा, ये तय है। और एक दुनिया में बहुत सारी दुनिया होती है, बहुत सारे वर्ल्ड होते हैं। आप स्कूल में 11th में एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं, कुछ आपका और उसकी दोस्ती नहीं हो पाती, आपको लगता है मैं कैसे जीऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा बिना इस लड़की के, और फिर आप नहीं मरते हैं, ना वो मरती है, राइट। कॉलेज में एक लड़की से आपकी मोहब्बत होती है, आप दोनों कस्में खाते हैं कि ज़िंदगी भर साथ जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, और कुछ नहीं होता, आप दोनों की शादियाँ अलग अलग जगह हो जाती है, और आप भी बहुत खुश है, वो भी बहुत खुश है। किसी शायर ने कहा है ना, कितनी झूठी होती है मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूँ। तो बहुत बड़ी और बहुत विशाल दुनिया है। आप TCS में नौकरी करते हैं, नौकरी चली गई, बहुत ही पावरफुल पोजीशन थी आपकी, 1 करोड़ का पैकेज था, ऑल ऑफ अ सडन चले गई नौकरी, आपको लग रहा है यार मेरी तो दुनिया लुट गई। आपकी ये वाली दुनिया लुट गई है, बहुत सारी दूसरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, और बहुत सारी दुनिया होती है। दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, दुनिया में बहुत सारे अवसर होते हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, एक बंद होता है और दूसरा खुलता है। सो ये 3 चीज़ें हैं, अगर दुख है तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन 3 चीज़ों का। We have a small community of intellectuals जो ये सब प्रॉब्लम समझती है। दे नो कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, दे नो डिप्रेशन रियल है, बट द इंटेलेक्चुअल्स दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड they don't have a solution for it. So what should those intellectuals do to help? How do you define इंटेलेक्चुअल? कौन होता है इंटेलेक्चुअल? जो आर्टिकल्स लिखता है वो इंटेलेक्चुअल होता है? Not necessary. जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाता है, प्रोफेसर्स टीचर्स, ज़रूरी है कि वो इंटेलेक्चुअल हैं? Not necessary. लेट्स बी ऑनेस्ट। Not necessary. जो प्रोफेशनल्स हैं, आपको लगता है कि कंपल्सरीली हर प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल है? Not necessary. Yes. जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, आपको लगता है कि वो इंटेलेक्चुअल है? ज़रूरी है हर आदमी जिसने बहुत पैसा कमा रखा हो बहुत बुद्धिमान हो? Not necessary again. कौन होते हैं इंटेलेक्चुअल्स? जो लिख पाते हैं, जो थोड़ा तर्क कर लेते हैं, लॉजिकल बहस कर लेते हैं, ज़रूरी है कि वो इंटेलेक्चुअल हैं? तो फिर हाउ डू वी अराइव एट दिस डिसीजन कि ये व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है? जो जागा हुआ है वो इंटेलेक्चुअल है, जिसमें बुद्धत्व का थोड़ा सा अंश है वो इंटेलेक्चुअल है, जिसके भीतर दिया जल रहा है वो इंटेलेक्चुअल है। यही 3 परिभाषाएं हैं, राइट। अब जिसके भीतर दिया जल चुका है वो इंटेलेक्चुअल अगर है तो वो ये प्रश्न करे कि मैं जिनके जीवन में अंधकार है उनकी कैसे मदद करूं, तो मेरे हिसाब से तो फिर वो इंटेलेक्चुअल है ही नहीं। यदि आपके जीवन में दिया जल चुका है तो आपको तो ये मालूम है कि दिया जैसे ही जलता है वैसे ही अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। इस रूम में मान लीजिए अगर अंधेरा होता और हम आते और लाइट ऑन कर दे, लाइट ऑन करते ही अपने आप अंधेरा चले जाता है, या हमें पुश करना पड़ता है अंधकार को, डार्कनेस को? यू डोंट हैव टू पुश डार्कनेस, राइट। मोमेंट यू लाइट अ लैम्प ऑटोमेटिकली डार्कनेस चली जाती है। तो आपके जीवन में अगर दिया जल चुका है और अंधकार नहीं है और आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करनी है जिसके जीवन में अंधकार है, कैसे करोगे? उसे समझा कर कि आपके जीवन में भी आप अपने दिए को जलाओ, राइट। जागरण से लोगों को जगा कर ही तो हम उनके जीवन के अंधकार को प्रकाश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति को जिसको हम अवेकन स्टेट में ले आएंगे वो अपने आप जाग जाएगा, वो उसके जीवन का अंधकार जो है वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है उसी में तो आंसर है। आप इंटेलेक्चुअल कैसे हुए? क्योंकि आप जाग गए, दूसरों को जगा दीजिए। बुद्ध भगवान ने, महावीर भगवान ने, कृष्ण ने, महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में क्या करने की कोशिश करी? लोगों को जगाने की कोशिश करी।
बहुत से लोग जाग गए, उनके जीवन में जो है प्रकाश फैल गया। यही हमें करना चाहिए। हर वो व्यक्ति, हमें लगता है, जो किसी भी किस्म की मानसिक समस्या से गुजर रहा है, कोशिश करना चाहिए हमें कि उसके भीतर जो है दीप प्रज्वलित हो जाए। What is the action-oriented solution for this? अगर ये बहुत ही स्पिरिचुअल जवाब हो गया, आपको हार्डकोर प्रैक्टिकल एक्शंस चाहिए। अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिले जो मेंटली इल है, राइट, या हेल्दी नहीं है, हमको पहले बहुत ही कंपैशनेटली उसके साथ बिहेव करना चाहिए, राइट। यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट विद हिम, वन। देन जो राइट आदमी है उसकी काउंसलिंग उसे दिलवाई जाए, नॉट नेसेसरीली अस। हम बहुत अच्छे इंजीनियर हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। जो भी इस फील्ड में काम कर रहे लोग होते हैं, उनमें से किसी से उसको काउंसिल कराया जाए, राइट। उससे पता लग जाएगा कि वो किस लेवल पर अनहेल्दी और इलनेस किस लेवल पर है, एंड फाइनल ट्रीटमेंट तो मेडिकेशन है। सो कंपैशनेट बिहेवियर 1, काउंसलिंग 2, एंड देन मेडिकेशन 3. And how do you do it in this city? इंदौर शहर में एक बहुत ही अच्छा NGO है जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्पंदन उसका नाम है, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर माया वोरा जो हैं वो उसकी प्रणेता हैं। महेंद्र शर्मा अंकल, आप भी जानते हैं उनको, वो भी उसके को फाउंडर हैं। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी जितनी मेरी कैपेसिटी होती है उतना एफर्ट कंट्रीब्यूट करता हूँ। इन लोगों के पास दे हैव फ्लीट ऑफ काउंसलर्स, और इन्होंने टोल फ्री नंबर जो हैं वो इशू कर रखे हैं। मैं वो नंबर आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, तो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। इफ़ एनी पर्सन हैज़ गॉट एनी इशू, और इफ़ एनी पर्सन हैज़ गॉट सुसाइडल टेंडेंसी, ही और शी कैन गिव अ कॉल टू दैट टोल फ्री नंबर और दैट मोबाइल नंबर। इमीडिएटली काउंसलर्स एक्टिव होते हैं, आपको काउंसलिंग देते हैं, फ़ोन पर भी आपसे बात करते हैं, ज़रूरी हो तो आपसे मिलते भी हैं। दे काउंसिल यू एंड देन दे शो यू द राइट डायरेक्शन। ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिकेशन के लिए बोलेंगे, अदरवाइज समझाएंगे, काउंसिल करेंगे। सो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन लोगों ने पिछले 3 सालों में 8,500 लोगों को काउंसिल किया है। पिछले 3 सालों में 800 ह्यूमन लाइफ्स बचाई हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं स्पंदन ने क्या काम किया है, 800 जिंदगियां बचाना। एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद देम। इट गिव्स मी इमेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन दैट आई एम एसोसिएटेड विद देम, इवन इन स्मॉल कैपेसिटी, बट इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन दैट कुछ तुम एक हिस्सा है जो उनके साथ में ये कर रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत काम वो लोग कर रहे हैं। डॉक्टर माया वोरा और महेंद्र शर्मा जी इसको कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much. It's been a pleasure. It's been a pleasure. Thank you so much. Pleasure is all mine. That's it for the first episode of The Intersection Show. You can also check us out on Instagram. Find us on YouTube as The Intersection Studios. So that's it for today. See you next time.